Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 28th of October 2022, Friday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. And on this Telegram channel, you may also find out the separate PDF of Business Standard, Mint, and Economic Times news headlines. And if you like the initiative, please share it among your networks. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is the only time you fail is when you fall down and stay down. And these are the Mint News headlines. You can just have the glimpse of it, and these are the Business Standard news headlines that we are going to cover in today's discussion. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. IDBI stake sale may run into regulatory hurdle. IDBI का प्राइवेटाइजेशन, IDBI का जो प्रपोज स्टेक सेल है, गवर्नमेंट का प्रपोज स्टेक सेल है, वो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ा है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से डिसाइड कर रही है कि IDBI का जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको डिसइन्वेस्ट किया जाए, बट हर बार कोई ना कोई रेगुलेटरी इशू या कोई ना कोई टेक्निकल हर्डल आ जाती है। इस बार जो IDBI बैंक का जो प्रपोज स्टेक सेल है वो फिर डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी हर्डल ऑन द इशू ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, और जिसको लेकर के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेबी भी बोलते हैं, सेबी जो है वो इस पर्टिकुलर स्टेक सेल को फिलहाल के लिए स्टे कर सकती है। तो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर के जो लेंडर की जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो लो है, उसको लेकर के सेबी का कहना है कि बिकॉज ऑफ द लो पब्लिक फ्लोट in the lender organization and the proposed strategic disinvestment may extend the roadmap to achieve this. But जो individuals हैं, जो रेगुलेटरी ऑफिशियल्स हैं जो इस मैटर से अवेयर है, उनका ही कहना है कि फ़िलहाल के लिए सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड IGBI बैंक, they may not be in consensus with each other on the minimum public shareholdings. ऑल्दो गवर्नमेंट ने स्पेशल डिस्पेंशन जो है सेबी को सेंड किया है फॉर दिस मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग इशू, ये हम बोल सकते हैं स्पेशल रिक्वेस्ट सेंड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेबी के को फॉर IDBI स्टेक सेल। हालांकि जो ऑफिशियल्स हैं जो इस मैटर से अवेयर है, उनका ये कहना है कि फ़िलहाल के लिए जो रेगुलेटर है सेबी है वो इस रिक्वेस्ट को, इस डिस्पेंसेशन को एग्जामिन कर रही है, और जो अभी तक सेबी का अप्रोच है उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सेबी बहुत ज़्यादा कीन नहीं है इस रिलैक्सेशन को, मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, मिनिमम पब्लिक स्टेक होल्डिंग के पर रिलैक्सेशन को लेकर के सेबी बहुत ज़्यादा कीन नहीं है। अगर हम IDBI का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो IDBI बैंक में LIC और गवर्नमेंट 49.2%, 45.48% रिस्पेक्टिवली होल्ड करते हैं। तो टुगेदर 94.72% की शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट की IDBI में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, व्हाइल द पब्लिक शेयर होल्डिंग इज ओनली 5.28%। और इसी महीने के कुछ स्टार्टिंग में गवर्नमेंट और LIC ने डिसाइड भी किया था कि वो अपना अप्रॉक्सीमेटली 30% जो स्टेक है वो ऑफलोड कर देंगे, और उसके लिए प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट ने फ्लोट किया था फॉर एग्रीगेट 60.72% स्टेक सेल अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट कंट्रोल। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पब्लिक जो रेजिडुअल स्टेक बचा था इसके बाद 62.72% के स्टेक के बाद जो रेजिडुअल स्टेक है उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग के फॉर्म में रिक्लासीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने सेबी को रिक्वेस्ट करी है। फिलहाल के लिए सेबी इस मूड में नहीं है कि वो किसी भी तरह का रिलैक्सेशन मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेकर के गवर्नमेंट को दे, और जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि जो IDBI का जो गवर्नमेंट का स्टेक सेल है वो फिलहाल के लिए और ज़्यादा पेंडिंग हो सकता है। सो दिस इज़ द होल्डिंग पैटर्न, ब्लू बार इंडिकेट्स द प्रमोटर, रेड द पब्लिक। तो दिसंबर 18 से लेकर के सितंबर 22 तक का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया हुआ, जैसा कि हम देख सकते हैं दिसंबर 2018 में जो पब्लिक शेयर होल्डिंग्स थी अप्रॉक्सीमेटली 47.98% की थी, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस होते होते 5.29% तक आ चुकी है।
क्योंकि 2019 में जब LIC ने एंटर किया था IDBI में, तो उसके बाद जो पब्लिक शेयर होल्डिंग्स है अगर हम देखें तो वो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर में, सिग्निफिकेंट परसेंटेज में रिड्यूस हुई थी। ऑल्दो रिसेंटली IDBI में जो LIC और जो गवर्नमेंट का स्टेक है उसको ऑफलोड करने की कोशिश भी करी गई, पर प्रॉबेबली जो रेजिडुअल शेयर है उसको पब्लिक शेयर होल्डिंग के लिए रिक्लासीफाई करने के लिए सेबी तैयार नहीं है, और इस हर्डल की वजह से फ़िलहाल के लिए जो IDBI का जो स्टेक सेल है वो डिले हो सकता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। मोदी सोनक एग्री ऑन अर्ली कंक्लूजन ऑफ FTA। पिछले कुछ न्यूज़ एनालिसिस डिस्कशन में हम लगातार इंडिया और UK के बीच जो FTA साइन होने वाला है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे बहुत सारे इश्यूज़ आए, हर्डल्स आए, उन हर्डल्स को कैसे ओवरकम करके नेगोशिएट किया गया, चाहे वो डेटा लोकलाइजेशन हो, चाहे वो रिवर्स लेबर माइग्रेशन हो, चाहे लेबर माइग्रेशन हो, चाहे वो सर्विसेज से रिलेटेड, IPR से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उनको कैसे से पॉपअप हुए और उनको कैसे रिजॉल्व किया गया। इसके बाद किस तरीके से UK में पॉलिटिकल रिजीम में चेंज आया, और उसकी वजह से कई सारे एक्सपर्ट ये एंटिसिपेट भी कर रहे थे कि प्रॉबेबली इस पॉलिटिकल रिजीम में चेंज की वजह से इंडिया और UK के बीच में जो FTA साइन होने वाला है एट द एंड ऑफ दिस ईयर वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। बट एज ऑफ नाउ जैसे ही UK को नए प्राइम मिनिस्टर मिले मिस्टर ऋषि सोनक, उनके अप्रोच को लेकर के ये थोड़ा सा स्पेकुलेशन हुआ था, बट लेटर ऑन इस बात पे क्लैरिटी आ गई कि इंडिया और UK दोनों ही इस FTA को लेकर के कीन हैं, और जो नई पॉलिटिकल रिजीम है UK में वो भी इस FTA को लेकर के उतनी ही कीन है, और बहुत जल्दी ही इसको दोनों ही साइड कंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो जो न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सोनक, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को थैंक्स भी बोला, किस लिए, क्योंकि उन्होंने कंग्रेचुलेट किया था मिस्टर ऋषि सोनक को फॉर बिकमिंग अ न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ UK। इसके बाद उन्होंने इस पर्टिकुलर FTA को लेकर के भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने ओपिनियन दिया, और उन्होंने बोला कि UK जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैसे दो डेमोक्रेसीज, बड़ी डेमोक्रेसीज आपस में मिल करके सिक्योरिटी, डिफेंस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप को आगे कंक्लूड करती हैं FTA के फॉर्म में। और इसी को लेकर के जो हमारे न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सोनक, उन्होंने बोला, जो UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि दे आर वेरी कीन फॉर स्ट्रेंथनिंग द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इंडिया, और उससे पहले वो चाहेंगे कि FTA का जो कंक्लूजन है वो जल्दी से जल्दी हो। And Mr. Rishi Sunak has also reiterated that they want to improve the bilateral ties between India and UK beyond the opportunities for UK to sell the things on Indian market. They also want to learn from the India, तो lesson from the India, केवल सेलिंग करना ही नहीं, इंडियन मार्केट में उनका अप्रोच है, उनका ऑब्जेक्टिव है, वो इंडिया से बहुत सारे लेसन्स भी डिफरेंट सेक्टर्स में बहुत सारी लर्निंग्स भी लेना चाहते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ वेरी कीन फॉर द नेगोशिएटिंग, ऑनगोइंग नेगोशिएटिंग FTA. So these are the tweets from the इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड UK प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम देख लें प्रोग्रेस की बात, तो जो नेगोशिएशन चल रहा है उसको लेकर के भी एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ को भी हम यहीं कवर करेंगे। इंडिया UK टिक 16 of 25 एरियाज इन प्रपोज्ड FTA। तो जनवरी दिस ईयर ये FTA नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था। 25 ऐसे इश्यूज थे जहाँ पर कंसेंसस क्रिएट करनी थी। अप्रॉक्सीमेटली 16 इश्यूज़ पर, 16 एरियाज़ पर, 16 सेक्टर्स पर कंसेंसस बिल्ड हो चुकी है, नेगोशिएशन हो चुका है एज ऑफ नाउ। जो 25 पॉलिसी एरिया हैं उसमें 16 टिक हो चुके हैं एज पर द UK's मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्रेड पॉलिसी। और जो डील है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेयर एंड रेसिप्रोकल। और जो नेक्स्ट राउंड है ट्रेड एग्रीमेंट्स का इंडिया और UK के बीच में बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगा, और बहुत जल्दी उसको वाइंड अप करने का कोशिश भी करी जाएगी। हालांकि दिवाली का टारगेट रखा गया था लेकिन वो टारगेट अचीव नहीं हो पाया। तो अब दोनों साइड हैं इंडिया और UK, वो ये सोच रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इस FTA डील को वाइंड अप कर दिया जाए। तो 25 में से 16 इशूज़ पर नेगोशिएशन हो चुका है, फाइनलाइजेशन हो चुका है। लेट अस सी कि जो बाकी जो रिमेनिंग पॉलिसी एरियाज़ हैं उन पर कैसे नेगोशिएशन होता है और कब तक वो नेगोशिएशन वाइंड अप होता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। IEA इंडिया टू सी बिगेस्ट जंप इन पावर डिमांड।
IEA स्टैंड फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है, एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट या वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। आप इसे याद रख सकते हैं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है। तो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट थर्सडे को रिलीज़ करी है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, IEA ने, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पावर डिमांड है आगे आने वाले टाइम में उसमें सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिलेगा। इंडिया इज लाइकली to see the world's biggest rise in energy demand in this decades। तो जो डिमांड है वो अप्रॉक्सीमेटली 3% एनुअली ग्रो करेगी। जो एनुअल ग्रोथ रेट है एनर्जी डिमांड का वो 3% है इंडिया के केस में। तो इस डिकेड में इंडिया की जो एनर्जी डिमांड रहेगी वो हाईएस्ट रहेगी वर्ल्ड में। रीज़न बिहाइंड दिस, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही, जिस तरीके से इंडिया ग्लोबल इकोनॉमिक पावर के फॉर्म में इमर्ज हो रहा है, उसको देखते हुए डेफिनेटली एनर्जी की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज करेगी। हालांकि इंडिया एज अ गवर्नमेंट जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी को पुशअप कर रही है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में 60% जो इंडिया की डिमांड है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही पूरी होगी। और कोल जो है, जो फिलहाल के लिए इंडिया का प्रोमिनेंट एनर्जी सोर्स है, वो 2030 तक जो है वो सेकंड और थर्ड एनर्जी सोर्स के फॉर्म में रहेगा। तो जो प्राइमरी एनर्जी सोर्स होगा इंडिया में 2030 तक वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज रहेंगे एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रोजेक्शन। तो विद द पेस ऑफ population increase, with the pace of economic growth increase, the power demand India will see the biggest jump in the world as per International Energy Agency। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डेक्स क्लियर फॉर NARCL टू एक्वायर फर्स्ट स्ट्रेस असेट्स। तो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, कौन सी? नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको हम NARCL भी बोल रहे हैं। ये गवर्नमेंट बैक्ड एजेंसी है, इसमें इंडिया के जो बैंक्स हैं उनका भी स्टेक है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट और बैंक्स ने मिलकर के एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कॉन्स्टिट्यूट करी थी। कई बार हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया है। अगर आप न्यूज़ चैनल फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली तो आपको पता होगा NARCL के बारे में। तो फाइनली NARCL कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी थी। उसके जो असेट एक्विजिशन, जो बैड असेट्स को एक्वायर करने की प्रोसेस थी वो नहीं हो पाई थी, बट जो भी हर्डल्स थे वो अब क्लियर किए जा चुके हैं। अब NARCL अपना फर्स्ट स्ट्रेस असेट जो है वो एक्वायर करेगा फ्रॉम JP इंफ्राटेक। तो JP इंफ्राटेक के लिए नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने बिड किया था और उस बिड के अगेंस्ट कोई भी काउंटर ऑफर नहीं आया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि JP इंफ्राटेक जो कि एक बैड असेट, बैड लोन NPA है, अब वो उस NARCL का फर्स्ट असेट होगा जिसको NARCL रिजॉल्व करेगी। व्हाट इज NARCL? व्हाट इज असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी? जल्दी से बता दें अगर हम आपको, तो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इनको ARCs भी बोलते हैं। इनका काम होता है कि बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बैड लोन्स हैं, जो NPA हैं, उनको खरीद करके उनको मेटेरियलाइज करें। बैंक्स जो होते हैं वो कम अमाउंट, मान लीजिए 100 करोड़ का अगर कोई, इमेजिन सा हाइपोथेटिकल नंबर, 100 करोड़ का अगर कोई लोन है जो डिफ़ॉल्ट हो गया है तो बैंक को 100 करोड़ का पूरा नुकसान हो। तो बैंक से करते हैं ARCs को यही 100 करोड़ का जो लोन है वो 90, 80, 70 नेगोशिएटिंग होता है, इस पर सेल करते हैं। तो 100 करोड़ का जो कोई भी ARC है वो 100 करोड़ का असेट 90, 80, 70 करोड़ में खरीद लेती है और बाद में उसको जितना भी रिजॉल्व कर पाती, जितना भी रिकवरी कर पाती है उतनी रिकवरी करती है। जो एक्सेस रिकवरी होगी वो उसका प्रॉफिट होगा। ओवरऑल इसी तरीके से ARCs ऑपरेट करती हैं। अभी तक प्राइवेट ARCs थी, अब गवर्नमेंट ने इस बार नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लॉन्च करी है, जो कि जिसमें इंडियन जो बैंक्स हैं उनका भी स्टेक है और गवर्नमेंट का भी स्टेक है फॉर अप टू 5 ईयर्स। और इस NARCL का काम होगा कि जो बैंक से जो एक्सेस बैड लोन्स हैं उनको खरीद करके रिकवरी करे या उनका रिजोल्यूशन करे। तो अभी तक ये जो NARCL था ये इस्टेब्लिश होने के बाद अभी तक इसने फिलहाल के लिए अपना ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया था बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ हर्डल्स। सो फाइनली JP इंफ्राटेक को फर्स्ट टाइम एक्वायर करेगा, फर्स्ट स्ट्रेस एसेट होगा NARCL का JP इंफ्राटेक। और ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि JP इंफ्राटेक के लिए केवल NARCL नहीं, जो अदर प्राइवेट ARCs हैं वो भी बिड करेंगी, बट एज ऑफ नाउ no bid were received under the Swiss channel which was scheduled on Thursday। तो अब जो बैंक है जिसके पास JP इंफ्राटेक का NPA है वो NARCL को लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगा, LOI विच इज़ नोन एज इंडियाज़ बैड बैंक। NARCL को इंडिया का बैड बैंक भी बोलते हैं और ARC भी बोल सकते हैं आप। तो अब लेटर ऑफ इंटेंट इशू होगा बैड बैंक को और नेक्स्ट फ्यू डे में असेट रिकंस्ट्रक्शन जो
है वो स्टार्ट हो जाएगा या असेट जो रिकवरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इंटरनल प्रोसेसिंग एंड पेमेंट जो है वो आगे आने वाले टाइम में शेड्यूल होंगे। NARCL विल पे 15% कैश एंड रिमेनिंग 85% इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी रिसीट्स जो कि गवर्नमेंट गारंटीड होंगी। तो 15% जो इनिशियल है कैश वो पे कर दिया जाएगा लेंडर बैंक को जो कि बेच रहा है JP इंफ्राटेक असेट को, और जो रिमेनिंग 85% है उसके लिए रिसीट कागज इशू कर दिया जाएगा, अगर बहुत सिंपल फॉर्म में बोले, और ये रिसीट डेफिनेटली गवर्नमेंट बैंक होंगी। अगर NARCL डिफ़ॉल्ट होती है 85% रिटर्न नहीं कर पाती तो बैंक जो है वो जो गवर्नमेंट है वो 85% उस पर्टिकुलर बैंक को देगी। तो फिलहाल के लिए 15% कैश और रिमेनिंग 80% बेस्ड ऑन द रिकवरी। द ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू NARCL इज लाइकली बाय अर्ली नेक्स्ट मंथ। तो अब NARCL अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रुपी बॉन्ड गेन ऑन होप्स ऑफ फेड स्लोइंग रेट हाइक्स। सो इंडियन रुपी और गवर्नमेंट बॉन्ड में थर्सडे को ट्रेडिंग में कुछ स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली, कुछ रिकवरी देखने को मिली, कुछ एप्रिसिएशन देखने को मिला। और ये रिकवरी, ये एप्रिसिएशन, ये स्ट्रेंथनिंग क्यों हुई? तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम रीजन, एंड व्हाट इज द रीजन? वीक इकोनॉमिक डेटा इन US sparkled the speculation that this time Federal Reserve will go for less aggressive monetary policy tightening। तो जो recent weak economic data publish हुआ है, जो economic data आया है जिससे कि US इकोनॉमी में कुछ वीकनेस या कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि प्रॉबेबली इस डेटा के बाद, इस इकोनॉमिक डेटा के बाद जो US का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व, वो उतना एग्रेसिवली मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से रेट जो है US में वो सिग्निफिकेंटली एग्रेसिव फॉर्म में इंक्रीज नहीं होंगे। और इसी होप की वजह से इंडियन रुपी और गवर्नमेंट बॉन्ड में हमें थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली। जो इंडियन रुपी है वो 82.5 पर US डॉलर पर क्लोज हुआ, जो कि ट्यूसडे में जो ये क्लोज था वो 82.73 पर डॉलर था। अगर 10 इयर्स बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड की बात करें तो जो यील्ड है वो 3 बेसिस पॉइंट लोअर पर क्लोज हुई, अप्रॉक्सीमेटली 7.41% पर 10 ईयर्स, जो कि बेंचमार्क गवर्नमेंट बॉन्ड है उसका जो यील्ड है वो 3 BPS नॉट परसेंट 3 BPS पॉइंट से लोअर हुई। तो यील्ड अगर लोअर हो रही है तो डेफिनेटली प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहा था। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इन्वर्स रिलेशन होता है दोनों में, यील्ड और बॉन्ड प्राइस में। तो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक डेटा पब्लिश हुआ है, जो रिलीज़ हुआ है US का, इसकी वजह से थोड़ा सा बॉन्ड प्राइसेस और में हमें और इंडियन रुपी में हमें स्ट्रेंथनिंग देखने को मिली। तो रिसेंटली US हाउसिंग प्राइस जो रजिस्टर्ड किया है उसने ग्रोथ वो ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी रिलीज़ हुआ है, तो उसकी वजह से, इन सारे डेटा की वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि प्रॉबेबली फेडरल रिजर्व जो है वो इस बार उतनी एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग ना करे। ये सब स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन के बेसिस पर रुपी और बॉन्ड की जो प्राइसेस है वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं। So this is the rupee versus dollar inverted scale. We can just have the glimpse of it, 81.35 to 82.50। और ये 10 साल के जो गवर्नमेंट बॉन्ड है जिनको हम जी सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं उसका यील्ड है। तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग दोनों में ही देखने को मिली। और इसी के बाद से एक और न्यूज़ है जो कि सेम पेज नंबर पर दी हुई है, MPC से रिलेटेड है, इन्फ्लेशन टारगेट से रिलेटेड है, तो उसको भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। MPC टू मीट ऑन November 3 टू डिस्कस द रिस्पॉन्स टू गवर्नमेंट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MPC बोलते हैं, इसकी जो एक एडिशनल मीटिंग होने वाली है कब? November 3 में। तो सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि MPC की एडिशनल मीटिंग होगी, जो कि फिक्स्ड मीटिंग, क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली रिव्यू मीटिंग होती है, उसके अलावा है ये मीटिंग 3 नवंबर को शेड्यूल करी गई है। क्या पर्पस है इस मीटिंग का? तो ये एडिशनल मीटिंग का क्या पर्पस है? सिंपली इस मीटिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन करेगी? जो मैंडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्या मैंडेट है? +-2 जो इन्फ्लेशन है 2 से 6 का जो बैंड है उस पर इन्फ्लेशन क्यों नहीं रही, क्योंकि अगर लगातार 3 क्वार्टर से ज़्यादा इन्फ्लेशन का टारगेट ब्रीच होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ता है कि क्यों ये 6 का मार्क क्रॉस करके CPI ऊपर है या 2 के मार्क क्रॉस करके CPI नीचे है। दोनों ही केसेस में
आरबीआई को एक्सप्लेन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो उसी के लिए नवंबर 3 में ये मीटिंग स्टैब्लिश करी गई है और इस मीटिंग में डिस्कशन होगा दैट व्हाई आरबीआई रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट फॉर फॉलिंग टू अचीव इट्स इन्फ्लेशन मैंडेट। तो जो इन्फ्लेशन मैंडेट है वो क्यों नहीं अचीव हो पाया, गिव अस द रीज़न। और उसी लिए ये एमपीसी की मीटिंग रखी गई है, एडिशनल मीटिंग रखी गई है। वी ऑल नो एज पर द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क अंडर आरबीआई Act, if the central bank fails to meet the inflation target, it shall have to provide a report to the government listing the various reasons for failure or for the remedial actions proposed to be taken and an estimate of the time period within which inflation shall be brought back to the target. It means कि पहले तो ये बताना पड़ेगा कि क्या रीजंस हैं क्यों एमपीसी जो है वो इस मैंडेट को अचीव नहीं कर पाई। दूसरा, क्या क्या मेजर्स हैं जो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेगी ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सीपीआई इन्फ्लेशन को 2 से 6 के बैंड में लाने के लिए। इसके अलावा क्या टाइम पीरियड है, कब तक ये मेजर्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और कब तक ये जो इन्फ्लेशन है सीपीआई इन्फ्लेशन ये 2 से 6 के बैंडविड्थ में आएगी। तो इन सारे इश्यूज पर एमपीसी को गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन देना है, इसीलिए ये एडिशनल मीटिंग रखी गई है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। उड़ान सिक्योर $120 मिलियन एमिड फंडिंग ब्लूज। तो उड़ान ने अप्रॉक्सीमेटली $120 मिलियन का जो फंड है वो रेज किया है। कैसे रेज किया है? इन कन्वर्टेबल नोट्स एंड डेट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स एंड बॉन्ड होल्डर्स। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट B2B ई कॉमर्स है, रिमेंबर इट्स नॉट B2C, जो फ्लिपकार्ट है वो नहीं, फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, B2B। उड़ान इज B2B ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और इसने अपनी फंड रेजिंग करी, अप्रॉक्सीमेटली $120 मिलियन का फंड रेज किया है थ्रू डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो फिलहाल के लिए अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए इनटू अपकमिंग विंटर सेशन फाइनेंसिंग फॉर उड़ान हैज़ क्रॉस अप्रॉक्सीमेटली $350 मिलियन। तो इस फंड रेजिंग एक्सरसाइज के बाद जो टोटल नंबर है वो 350 मिलियन तक पहुंच गया है। क्यों उड़ान जो है वो जो स्टार्टअप है B2B स्टार्टअप ई कॉमर्स स्टार्टअप क्यों अगेन एंड अगेन फंड रेजिंग पर जा रहा है? क्योंकि आगे आने वाले टाइम में, आगे आने वाले 12 से 18 महीनों में जो उड़ान है वो ये प्लान कर रहा है कि वो IPO लॉन्च करेगा। एंड फॉर लॉन्चिंग IPO दे मस्ट हैव सफिशिएंट नंबर्स ऑफ वैल्यूएशन, सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टेक होल्डर, एंड दैट इज व्हाई उड़ान इज अगेन एंड अगेन गोइंग फॉर फंडिंग process. अब देख लेते हैं नेक्स्ट, पास कीज आर सेफर ऑल्टरनेटिव टू पासवर्ड्स गूगल वाइस प्रेसिडेंट। मोर ओवर पासवर्ड्स now pass keys should be used. So Google is now providing the better protection against phishing attacks, cyber attacks as per the Google Vice President, और इसी के लिए ये पास कीज जो हैं वो एज अ सेफर ऑल्टरनेटिव प्रपोज करी गई हैं। तो अब पासवर्ड की जगह पास कीज का एक प्रोविजन लाया है गूगल ने, और गूगल का ये कहना है कि जो पासवर्ड्स हैं उनसे ज़्यादा सिक्योर होंगी ये पास कीज। पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड बेसिकली यूजेस अ स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर फॉर आइडेंटिफिकेशन while the passkeys are built on the web authentication standard which uses public key as a cryptography। तो क्रिप्टोग्राफी को यूज करते गूगल ने एक नया फीचर लॉन्च किया है पास कीज का। गूगल का ये कहना है कि पासवर्ड के कंपैरिजन में पास कीज जो हैं वो ज़्यादा सेफ हैं, ज़्यादा सिक्योर हैं अगेंस्ट एनी सॉर्ट ऑफ फिशिंग अटैक्स और साइबर अटैक। तो फिलहाल के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग जो सिस्टम्स हैं, जो पॉपुलर ब्राउज़र है गूगल क्रोम, उसके लिए ये पास कीज का फीचर लॉन्च हुआ है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गुजरात बैक्स टाटा एयरबस 22K करोड़ एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन करना है कब? संडे को। किस लिए? वडोदरा में एक प्लान के लिए जो कि C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करेगा। तो फाइनली टाटा का जो एयरबस का जो प्लांट स्टैब्लिश होना था वो गुजरात में स्टैब्लिश हुआ है, वडोदरा में, और उस प्लान के लिए संडे को उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। और अब उस वडोदरा प्लांट में इंडिया में C295 जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया में इंडियन एरोस्पेस इकोसिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगा। एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट आएगा गुजरात में। इसके अलावा 15,000 डायरेक्ट स्किल्स जॉब और 10,000 इनडायरेक्ट
सेमी स्किल्ड जो पोजीशंस हैं वो आगे 10 सालों में जनरेट होंगे. तो देयर विल बी द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज रिसोर्स यूटिलाइजेशन, employment generation, as well as the boost and development for the India's aerospace ecosystem will be the advantage of this initiative by Tata Airbus. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रशियन ऑयल बेंच वेस्ट एशिया इम्पोर्ट स्लिप टू 19 मंथ्स लो. तो इंडिया का जो इम्पोर्ट है वेस्ट एशिया से वो अपने 19 महीनों के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है इन द मंथ ऑफ सितंबर. Reason behind is Russia's import rebounded, although रिफाइनिंग आउटेज हिट ओवरऑल क्रूड इंपोर्ट. तो इंडिया जिस तरीके से रशिया से इंक्रीज इंपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से जो वेस्ट एशिया से इंपोर्ट आता था वो फिलहाल के लिए रिड्यूस हो. कि क्यों रशिया से इंपोर्ट कर रहा है? रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इंडिया जो है, इंडियन जो ट्रेडर्स हैं वो रशियन ऑयल ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वेस्ट एशिया है उससे इंपोर्ट जो है वो कम हो गया, एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा ऑन ट्रेड एंड शिपिंग. हालांकि अभी भी इराक जो है वो रिमेन द टॉप सप्लायर, वाइल द रशिया ओवरटुक द सऊदी अरेबिया एज अ सेकंड. तो पहले इंडिया में इराक था नंबर 1 पोजीशन पे, इसके बाद आता था सऊदी अरेबिया एंड देन रशिया. रशिया 3rd पोजीशन पर था, बट फिलहाल के लिए रशिया ने सऊदी अरेबिया को ओवरपास कर दिया. नाउ रशिया इज ऑन 2nd पोजीशन इन टर्म्स ऑफ द ऑयल इम्पोर्ट्स टू इंडिया. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. आइए इंडिया टू सी बिगेस्ट जंप इन पावर डिमांड इन अपकमिंग नेक्स्ट मंथ बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ यू वांट lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.